सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपने सभी छात्र और छात्राओं के साथ आप सभी का तहे दिल से मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूं। और बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में मेरा जो सब्जेक्ट है वो है विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता, और इसी सब्जेक्ट का टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्य। आपको शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्य के उन बिंदुओं पर मैं आपको लिए चल रहा हूं, लेकिन ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक है क्लास बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। हालांकि भी परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस के जो भी कुछ पॉइंट या यूनिट रह गए हैं वो भी मैं आपको पूरा कर रहा हूँ। बीएड प्रथम सेमेस्टर, विषय विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता, टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्य। मैं आपको बता दूं बच्चों, आप सभी ने ये चीज देखा होगा, देखा ये है आप सभी ने कि शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में भी बहुत सारी वृद्धि हुई है। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में बहुत सारी वृद्धि हुई है, और आज के इस परिवर्तनशील और वैज्ञानिक युग में, आज के इस बदलाव में, आज के इस परिवर्तनशील वैज्ञानिक युग में शैक्षिक प्रशासन के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, दिनों दिन उन्नति हुई है, और वो सभी चीजें लगातार डेवलपमेंट में यानी विकास की पथ पर आगे बढ़ती चली जा रही है। यानी मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। शैक्षिक प्रशासन में लगे हुए सभी व्यक्ति शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जितने भी व्यक्ति शैक्षिक प्रशासन में लगे हुए हैं वो सभी व्यक्ति शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण संस्थानों एवं अन्य शिक्षण संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए, शिक्षण संस्थानों एवं अन्य शिक्षण कार्यों को संपन्न कराने के लिए लगातार कंटिन्यू प्रयासरत है। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, शिक्षा प्रशासन के कार्य जो हैं, जितने भी कार्य हैं, शिक्षा प्रशासन के वो सभी कार्य एकदम व्यापक हैं, और एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं जॉन रेमसेयर। आपको बता रहा हूं, एक बहुत अच्छे राइटर हैं जॉन रेमसेयर। जॉन ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं, ये बहुत ही अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं, ये बहुत ही बड़े विद्वान हैं जॉन रेमसेयर। और इन्हीं के ही कुछ दोस्तों ने मिल करके, जॉन रेमसेयर और इन्हीं के ही कुछ साथियों ने मिल करके, मैं आपको बता दूं कि बच्चों, शैक्षिक प्रशासन के जितने भी काम हैं वो सभी कामों की विवेचना जॉन रेमसेयर और उनके साथियों ने की है। शैक्षिक प्रशासन के सभी कार्यों की विवेचना प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बहुत बड़े विद्वान जॉन रेमसेयर और उनके साथियों ने, उनके दोस्तों ने मिलकर के शैक्षिक प्रशासन के जितने भी कार्य हैं उन सभी की कार्यों की विवेचना की है। और
शिकागो विश्वविद्यालय में, कहाँ, शिकागो, जो याद रखिएगा आप सभी, शिकागो विश्वविद्यालय में अपनी 45वीं वार्षिक पत्रिका में, शिकागो विश्वविद्यालय ने अपनी 45वीं शिकागो विश्वविद्यालय ने अपनी 45वीं यानी अपनी 45वीं वार्षिक पत्रिका में शैक्षिक प्रशासन की कार्यों को वर्णित किया है। शिकागो विश्वविद्यालय ने अपनी 45वीं वार्षिक पत्रिका में शैक्षिक प्रशासन के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को उसने वर्णन किया है, उन सभी कार्यों का उसने जिक्र किया है, उन सभी कार्यों को उसने अपनी वार्षिक पत्रिका में दर्शाया हुआ है। और शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो शिक्षा का क्षेत्र नित्य प्रति काफी लगातार आप भी देख रहे हैं वो व्यापक होता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, एक परिणाम के रूप में हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के भी कुछ अपने मूल कार्यों के कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट है। मैंने ये कुछ पॉइंट मैंने आपको लिखा है। आइए, जितने शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्य हैं उन सभी पॉइंटों को हम आपको बता रहे हैं कि इतने पॉइंट आपको बताने हैं। कुल 15 पॉइंट है। नंबर 1, शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्यों में जो पहला बिंदु है मेरा, जो भी निम्नलिखित है, कुछ मूल कार्य के बिंदु निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, शैक्षिक योजना बनाना। नंबर 2, व्यवस्था अथवा संगठन करना। नंबर 3, नीतियों का निर्धारण करना। नंबर 4, कर्मचारियों का प्रबंधन करना। बिना कर्मचारियों के कुछ होना नहीं है। तो ये शिक्षा का जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहले कर्मचारी की व्यवस्था करे। शैक्षिक नियंत्रण करना, उसकी शिक्षा एक कंट्रोल में है कि नहीं है, अनकंट्रोल तो नहीं है, देखते रहना। विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंध भाई आप कहाँ पढ़ाएंगे, विद्यालय में ही पढ़ाएंगे तो विद्यालय की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय बढ़िया बना होना चाहिए। कर्मचारियों की नियुक्ति, शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्यों में सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारियों की नियुक्ति। कर्मचारियों की नियुक्ति है कि नहीं है? बिना कर्मचारी की शिक्षा थोड़ी ग्रहण हो जाएगी। और जब तक कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होगी तब तक कायदे से शिक्षा ग्रहण नहीं होगा। कर्मचारियों की नियुक्ति, आलेख का अनुरक्षण, आइए 8वां पॉइंट है आलेख का अनुरक्षण। नंबर 9, विद्यालय का पर्यवेक्षण, विद्यालय का पर्यवेक्षण। कर्मचारियों में समन्वय, जितने भी कर्मचारी रखे गए हैं एक दूसरे में आपस में समान व्यवहार है कि नहीं, व्यवहार अच्छा है कि नहीं, आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे में प्रेम है कि नहीं, एक दूसरे में समन्वय है कि नहीं, एक दूसरे में समानता है कि नहीं, आपसी मतभेद तो नहीं है। ये सारी चीजें देखना। मूल्यांकन करना, हम किसी भी व्यक्ति की पहचान कैसे करते हैं? उसकी इवैल्यूएशन से, उसके मूल्यांकन से। हम उसके मूल्यांकन से ही उसको जांच पाते हैं वो व्यक्ति कितना पानी में है। हमको अगर किसी को पहचानना हो तो कैसे आप उसका मूल्यांकन करेंगे ये सही है या गलत है? तो मूल्यांकन मेन बिंदु होता है। नंबर 12 में निर्देशन तथा नेतृत्व करना। भाई समय समय से निर्देशन मिलता रहे, उसका नेतृत्व भी हम करते रहें।
शिक्षा संबंधी निर्णय, शिक्षा के संदर्भ में कोई भी निर्णय लिया जाए उसको भी बताना चाहिए, शिक्षा संबंधी निर्णय। नंबर 14 में शैक्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था करना, जितनी भी परीक्षाएं हैं, थर्ड, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, सेमेस्टर वाइज जितनी भी हैं, ये शैक्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था भी करती है। शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय प्रबंध, विद्यालय ही सब कुछ प्रबंधन करता है। एक प्रबंध तंत्र ही बहुत बड़ी अपने अपने श्रेष्ठ संस्था है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों मेरा, शिक्षा सहायक संस्थाओं की व्यवस्था करना। शिक्षा सहायक, शिक्षा से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं हैं, ये आपकी ये उसकी जिम्मेदारी है, उसे वो सभी शिक्षण सहायक संस्थाओं की व्यवस्था करे, स्थापना करे। तो ये बच्चों शैक्षिक प्रशासन के कुछ मूल कार्य हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इतने पॉइंट बताए हैं। ठीक है, आइए हम आपको नेक्स्ट लेकर के चल रहे हैं शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। बता दो बच्चों, शैक्षिक प्रशासन के प्रकार है। आइए, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। बच्चों मैं आपको बता दूं, शैक्षिक प्रशासन के मूल कार्यों के बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेरा जो नेक्स्ट जो प्रकरण है, वो शैक्षिक प्रशासन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। मैं आपको बता दूं बच्चों, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सत्ता अथवा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नियंत्रण स्थापित इसलिए किया जाता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती रहे। शैक्षिक प्रशासन के इसी गुण के द्वारा उसके स्वरूप का भी निर्धारण किया जाता है, जिसमें उसकी सत्ता, शक्ति का आधार तथा उसके प्रयोग की भी जो सीमा होती है वो भी निश्चित की जाती है। इस प्रशासन के अंतर्गत कार्यकर्ताओं के बीच कार्य, इस प्रशासन के अंतर्गत कार्यकर्ताओं के बीच कार्य का विभाजन और कार्य के प्रति उत्तरदायित्व बनाने वाली शक्ति परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। जो कार्य दिया जाता है उसका हमको अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ता है। और शक्ति यानी सत्ता और नियंत्रण प्रणाली, ये दोनों तत्व प्रशासन को प्रभावी बनाते हैं। दोनों ही जो तत्व हैं वो प्रशासन को बहुत ज़्यादा ये सभी प्रभावी बनाते हैं। और शैक्षिक प्रशासन समुचित रूप से क्रियान्वित होता है। शैक्षिक प्रशासन समुचित रूप से क्रियान्वित होता है और इसी में इसके स्वरूपों का निर्धारण होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख प्रकार या उसके कुछ स्वरूपों की, शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख प्रकार या उसके कुछ स्वरूपों को निम्न रूपों में स्वीकृत किया गया है। कौन कौन से निम्न रूपों में स्वीकृत किया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। वो 3 आधार पर स्वीकृत किया जाता है। अगर हम शैक्षिक प्रशासन के प्रकार की बात करें तो शैक्षिक प्रशासन का जो प्रकार है वो बच्चों 3 प्रकार में है, 3 आधार में है। नंबर 1 शासन प्रणाली के आधार पर, नंबर 2 कार्य क्षेत्र के आधार पर और नंबर 3 कार्य प्रणाली के आधार पर। नंबर 1 शासन प्रणाली के आधार पर, नंबर 2
कार्य क्षेत्र के आधार पर और नंबर 3 कार्य प्रणाली के आधार पर। बता दूं बच्चों, शासन प्रणाली के आधार पर भी कुछ पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, सब में देखेंगे आप 2-2 पॉइंट है। शासन प्रणाली के आधार पर क्या है, एक तंत्रीय प्रशासन है और लोकतंत्रीय प्रशासन। शासन प्रणाली के आधार पर एक तंत्रीय प्रशासन और लोकतंत्रीय प्रशासन। और नंबर दूसरा है कार्य क्षेत्र के आधार पर। तो कार्य क्षेत्र के आधार पर बच्चों पहला है बाह्य प्रशासन, दूसरा है आंतरिक प्रशासन। बाह्य और आंतरिक यानी बाहरी और अंदर। तीसरा कार्य प्रणाली के आधार पर भी देखिएगा आप, इसके भी दो पॉइंट है। एक है केंद्रीकृत प्रशासन और दूसरा है विकेंद्रीकृत प्रशासन। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। ठीक बच्चों, अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। किसी भी प्रकारों को अगर हम लें तो उसमें 2 ही चीजें होती हैं, एक गुण होता है और एक दोष होता है। यानी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। हम आपको बताने चल रहे हैं एक तंत्रीय प्रशासन के गुण। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक तंत्रीय प्रशासन के कुछ गुण भी निम्नलिखित हैं और वो गुण है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। एक तंत्रीय प्रशासन के भी कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। गुण क्या है, एक तंत्रीय विद्यालय व्यवस्था में शैक्षिक कार्य ही सर्वोपरि होता है। ये सब गुण है। एक तंत्रीय शैक्षिक व्यवस्था में शैक्षिक कार्य ही सर्वोपरि होता है। इनमें सहकारी भावना का विकास होता है। एक तंत्रीय प्रशासन के कुछ गुण और भी है, जैसे शिक्षा, आर्थिक उत्पादन तथा सामाजिक कुशलता पर बल देती है। शिक्षा, वार्षिक उत्पादन तथा सामाजिक कुशलता पर बल देती है। और गुण है, गुण ये है कि एक तंत्रीय विद्यालय प्रबंधन में, एक तंत्रीय विद्यालय प्रबंधन में संपूर्ण विद्यालय व स्टाफ को, पूरे विद्यालय व उसके कर्मचारियों को, संपूर्ण विद्यालय व स्टाफ को संचालित करने का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में होता है। और गुण है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कार्यान्वयन एवं जल्दी से जल्दी यानी शीघ्र निर्णय लेने के साथ साथ सामाजिक एकता भी पाई जाती है। नेक्स्ट गुण, एक तंत्रीय विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक व्यवस्था को प्रभावशाली व उपयोगी बनाता है। ये सभी गुण है बच्चों। और अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं कि एक तंत्रीय विद्यालय के कुछ दोष भी हैं। दोष ये है कि एक तंत्रीय विद्यालय प्रबंधन में नवीन विचारों, ये सभी दोष है। अभी तक मैंने आपको गुण बताया था, वो हम आपको दोष पर लेकर जाए। दोष मतलब उसकी बुराइयां, उसके अवगुण, उसकी कुछ कमियां। एक तंत्रीय विद्यालय प्रबंधन में नए नए विचारों व अवधारणाओं को केवल प्रबंधक या प्रधानाचार्य के द्वारा लागू किया जाता है। विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को साझा करने के बजाय उन्हें पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चों ये सभी मैं आपको ये सभी मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और मेरा नेक्स्ट जो है वो है कुछ और दोष है बच्चों। दोष ये है कि इसमें केवल कुछ और दोष है। दोष ये है कि इसमें केवल
प्रबंधक या प्रधानाचार्य का प्रमुख स्थान होता है और अन्य कर्मचारियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। और अवगुण है, इसमें उपदेशीकरण की अधिकता होती है। नेक्स्ट दोस्त, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा नैतिक भावनाओं की उपेक्षा होती है। नेक्स्ट, भौतिकता को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, एक तंत्रीय विद्यालय व्यवस्था में अन्य कर्मचारियों में अधिक दबाव पड़ता है। नेक्स्ट, समरूपता के बजाय समानता पर अधिक बल दिया जाता है। आपको लेकर के चल रहे हैं लोकतंत्रीय विद्यालय प्रशासन पर। इसके भी कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण। इसके भी क्या है, लोकतंत्रीय प्रशासन के गुण क्या हैं? गुण ये है कि लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा आंतरिक विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा छात्र के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया जाता है। और गुण है, इसके द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाता है। और गुण है, यह व्यक्ति तथा समाज में संतुलन स्थापित करता है। और गुण है, सांस्कृतिक विकास में सहयोग देता है। इसके द्वारा सामाजिक दायित्व को विकसित किया जाता है। विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है। लोकतंत्रीय प्रशासन मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। लोकतंत्रीय प्रशासन के भी कुछ दोष हैं, कुछ अवगुण हैं। और वो अवगुण है, लोकतंत्रीय स्कूल प्रबंधन में, ये अवगुण मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्रीय स्कूल प्रबंधन में सत्तावादी भूमिका अच्छी नहीं होती है। और अवगुण है, यह समरूपता तथा प्रभावीकरण के विरोधी हैं। ये समरूपता तथा प्रभावीकरण के विरोधी हैं। नेक्स्ट, अवगुण और भी है। अवगुण यह है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना होने के कारण प्रत्येक कर्मचारी मनमाने तरीके से, सत्ता एक हाथ में नहीं होने के कारण जितने भी कर्मचारी हैं वहां सभी मनमानी तरीके से काम करते हैं। और इसमें अधिकतर विकेंद्रीय होने के कारण शैक्षिक प्रबंधन कभी कभी कम सक्षम अधिकारियों या कर्मचारियों के हाथ की कठपुतली बन करके रह जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, कार्य क्षेत्र के आधार पर बाह्य प्रशासन। लेकिन बच्चों अब नेक्स्ट टर्म में हम आपको ही बताएंगे बाह्य प्रशासन के गुण, बाह्य प्रशासन के अवगुण, आंतरिक प्रशासन के गुण, आंतरिक प्रशासन के अवगुण। फिर कार्यप्रणाली के आधार पर आपको लेके चलेंगे। केंद्रीकृत प्रशासन के भी कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं। विकेंद्रीकृत प्रशासन के भी कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों। नेक्स्ट का मेरा जो टर्म होगा वो होगा कार्य क्षेत्र के आधार पर बाह्य प्रशासन और आंतरिक प्रशासन। ये दोनों के भी, ये भी दोनों और ये भी दोनों गुण और अवगुण मैं आपको दोनों में बताऊंगा, तब इसके बाद आगे लेकर के। ओके बच्चों, धन्यवाद, नमस्ते। बच्चों इन सभी को आप सभी नोट कर लीजिएगा।